गई। हाय, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न विद DA। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ। मेरा मन ही नहीं करता यार, पता क्या करूँ मैं ना, कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलती यहाँ पे वीडियो डालने की, तो फिर इसलिए मैं डालती भी नहीं हूँ। मेरा मन भी नहीं करता वे डालने का ना। तो चलो फिर ये वाली चैप्टर के ना 2 लेक्चर्स लेनी है मैंने, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो एक हमारा बच्चा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं हम लोग, क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है। सो यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे। ये सब मैंने पढ़ा दिया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। इसके साथ प्लेलिस्ट अटैच कर दूँगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस वीडियोज़ की। और अभी मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। ये वेरिएशन ये सब वगैरह मैंने करवा दिया, वो कंडक्टिव सेल मैंने वगैरह करवा दिए हुए हैं। तो आज हम लोग करेंगे ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट करेंगे हम लोग, करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, होपफुली आपको कम आवाज़ आएगी। ये वाला माइक अच्छा है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। टन 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 टन। आज संडे है एक्चुअली, मैंने बताया नहीं आपको, आज संडे है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। अरे बाबा, ये जो टन टन की आवाज़ आ रही है ना, ये वो नहीं होता बुड्ढी माई का, वो क्या बोलते हैं, बुड्ढी के बाल, वो गुब्बारे वाला है ये। सो चलो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस है, इट इज़ इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज़ यूज फॉर ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। ये सच है, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज हम लोग यूज़ करते हैं, इज़ यूज टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को बनाने के लिए, तो हम लोगों को क्या करता है, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आर ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द लेबोरेटरी। अच्छा, मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ा रही हूँ, मैं कोई नोट्स नहीं दे रही हूँ आपको। तो जिसको बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो पूरी वीडियो में मैं सिर्फ ये टॉपिक बुक से ही रीड कराने वाली हूँ और आपको लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करवाने वाली हूँ, ठीक है ना। कईयों को होता है ना कि मैं NCERT की बुक नहीं पढ़ी है, तो चलो मैं NCERT की बुक पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, उससे मेरे को समझ आना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो खुद पढ़ने में शायद ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं वो रीड करवा रही हूँ आपको, लाइन बाय लाइन आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इससे पहले कि आप बोलो कि मैम आप क्या कर रहे हो, आपने तो कुछ दिया नहीं है, ये है वो है, मैं यहीं पर सारा कुछ क्लियर करा रही हूँ आपको, ठीक है। और ये जो सीरीज़ मैं जो चला रही हूँ ये NCERT बुक बेस है, ठीक है। जब ये NCERT बुक बेस ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जाके मैं दूसरा स्टार्ट करूँगी। हाँ, अगर कोई बच्चा सच्ची में देख रहा है तो वो प्लीज़ मेरे को टेलीग्राम चैनल में मेरे से बात कर सकता है। लेट्स लर्न विद DA नाम का ही टेलीग्राम चैनल मैंने बना के रखा है, लेट्स लर्न विद DA, ठीक है। विद DA नाम का मैंने टेलीग्राम चैनल बना के रखा है, तो यू कैन गो थ्रू दैट। उसके बाद वहाँ पे आप मेरे को बोल सकते हो कि मैम मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप मेरे से वहाँ पे बात कर सकते हो, सो दैट मेरे से जितनी कोशिश हो सकेगी मैं आपको अरेंज करा दूँगी। मेरे पास बुक्स है, मेरे पास प्रदीप की बुक भी है और मेरे पास NCERT की बुक भी है। मैं आपके लिए नोट्स भी रेडी कर दूँगी अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है ना। वरना फिर यहाँ पे तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही चलाई जा रही हूँ, जो भी चला रही हूँ, ठीक है ना, वो मैं अपनी मर्ज़ी से ही चलाई जा रही हूँ। तो चलो फिर बताना था तो बता दिया मैंने आपको, ये चीज़ क्लियर करा दी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आर ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस है इन द लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है ना। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लेबोरेटरी के अंदर एंड द केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, है ना। मतलब केमिस्ट्री का यूज़ करके, केमिकल रिएक्शंस का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा यूज़ है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितनी महंगी आती है, कितना कम यूज़ करते हैं हम लोग, उसके बिना तो काम भी नहीं है ना। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो काम भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। सच्ची में यार, जब मैं कुछ करने लगती हूँ इतना शोर आ जाता है, कभी कुछ। ठीक है। सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो जो सबसे सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो क्या होता है, उसमें 2 कॉपर स्ट्रिप्स रहती हैं जो कि डिप करती हैं इन द एक्वा सोल्यूशन, है ना, पानी लिक्विड में। 2 जो हम लोग छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, लिक्विड में उसी के जो जैसे कॉपर स्ट्रिप्स ली हैं तो उसी कॉपर स्ट्रिप्स की जो है ना लिक्विड जो है वो जैसे CuSO4 हो जाएगा लिक्विड, वो डाल देंगे हम लोग। तो उसमें कॉपर को
Cu एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, एक प्योर हो गया, एक इम्प्योर हो गया, उसको हम लोग डिप कर देंगे, ठीक है ना, इन द एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट हो गया। तो इफ़ द डीसी मोटर मतलब डायरेक्ट करंट जब हम लोग वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोड्स को, देन जो Cu2 पॉजिटिव आयन है ना, Cu2 पॉजिटिव आयन ही है, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे एट द कैथोड, ठीक है ना, वो डिस्चार्ज होने लगेंगे एट द कैथोड की तरफ, एंड नेगेटिव चार्ज उसको हम लोग बोलेंगे, एंड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो उसमें से फॉलोइंग रिएक्शन मतलब जब 2 पॉजिटिव है तो नेचुरल सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाएंगे, ठीक है, लूज नहीं होंगे, गेन करेंगे, ठीक है ना, ये दोनों गेन करेंगे तो Cu कॉपर सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। सो दूसरे में क्या होता है, कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, यहाँ पे जो कॉपर मेटल है डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा ना, है ना, यहाँ से निकलेगा, दूसरे में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से निकल के, यहाँ से ये जो निकला वो दूसरे पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा एट द एनोड कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव आयन बन जाएंगे बाय द रिएक्शन, और हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी, Cu सॉलिड है बेचारा वो टूट जाएगा, Cu2 पॉजिटिव सॉलिड्स प्लस ये रह जाएगा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से, ठीक है ना। दस कॉपर इज डिजॉल्व्ड, कॉपर क्या है, इज डिजॉल्व्ड या फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एट एनोड के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ से एनोड के ऊपर वो क्या हो जा रहा है, डिजॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, एंड डिपॉजिटेड रिड्यूस मतलब डिपॉजिटेड रिड्यूस टू। अब यहाँ पे उल्टा होता है ना, आप लोग ये चीज़ ना, मेरे को भी याद नहीं रहती है ये चीज़ ना, मेरे लिए भी थोड़ी सी वो जाती है, इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड हो जाती हूँ मैं भी, कि यहाँ पे इन्होंने ना कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे यहाँ पे बोला इसने डिज़ोल्व हुआ, कॉपर यहाँ पर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा, तो ये एट एनोड के ऊपर, ठीक है ना, एंड डिपॉजिटेड मतलब रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये डिपॉजिट होना शुरू हो जा रहा है, ठीक है, डिपॉजिट होना शुरू हो जा रहा है, अब डिपॉजिट होना शुरू हो जा रहा है एट एनोड के ऊपर बोला है ना, और यहाँ पे डिपॉजिटेड, यहाँ पे रिड्यूस डिपॉजिट होना शुरू हो जा रहा है एट कैथोड के ऊपर। अब यहाँ पे कैथोड है CaTH कैथोड, और यहाँ पे हो गया एनोड, है ना, एनोड, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द दिस इज द बेसिस ऑफ this is basis for an industrial purpose in which impure copper is converted into the copper of high purity, ठीक है ना। क्या हुआ, this is base of the industrial, यहाँ पे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है कि जो इम्प्योर कॉपर है, जो कि गंदा वाला कॉपर है या फिर इम्प्योर कॉपर हो गया, है ना, जिसके अंदर बहुत सारी क्या है इम्प्योरिटीज़ हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर ऑफ हाई प्योरिटी, ठीक है ना, उसको अच्छी कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। द इम्प्योर कॉपर इज़ मेड एन एनोड, जो इम्प्योर वाला है, ठीक है ना, इम्प्योर वाला है डिजॉल्व वाला, वो इम्प्योर वाला है वो एनोड बोलेंगे उसको हम लोग, ठीक है ना। द इम्प्योर कॉपर इज मेड एन एनोड दैट डिजॉल्व ऑन पासिंग द करंट, एंड प्योर कॉपर जो है वो डिपॉजिटेड, ये प्योर वाला कॉपर जो जहाँ पे डिपॉजिट हो रहा हो, प्योर वाला जो लेंगे ना वो ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग, वो पतला वाला लेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर डिपॉजिट होने वाला, प्योर के पास जाने वाला ना, तो इसी के ऊपर ये डिपॉजिट होने वाला है, इसलिए हम लोग ये वाला थोड़ा पतला लेते हैं स्ट्रिप, और ये वाली जो होती है इम्प्योर वाली, नेचुरल सी बात है इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं तो ये थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक है ना, कैथोड एंड एनोड। तो इम्प्योर वाला एनोड, कॉपर प्योर वाला कैथोड हो जाएगा। मैनी मेटल्स जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया है, एल्युमिनियम हो गया एक्स्ट्रा, आर प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन, ठीक है। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन की वजह से हम लोग यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जैसे और भी मेटल हैं उनको हम लोग करते हैं, यूज़ करते हैं लार्ज स्केल पे ऑफ रिस्पेक्टिव केटाइन, उसकी रिस्पेक्टिव केटाइन्स के द्वारा, एंड नो सूटेबल केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट इज़ अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। कोई स्पेशल जो है वो केमिकल ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है, कोई स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है इस पर्पस के लिए, इज़ नॉट सूटेबल। तो यहाँ पे हम लोग उसी के हिसाब से चलाते हैं, जैसे कि सेम टू सेम, जैसे कॉपर में कॉपर सल्फेट, कॉपर को प्योर करने के लिए कॉपर सल्फेट ही डाला है ना, सो बाकी और क्या था, ये पोटाशियम सल्फेट भी है, और भी कुछ चीज़ें जो प्योर करनी होती हैं, सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल जो प्रोड्यूस करे जाते हैं, ठीक है ना, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड एंड एमोनियम इज़ प्रोड्यूस्ड इन क्लास 12 यूनिट 6 में आप लोगों ने प्रोड्यूस करना है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। एल्युमिनियम कैसे निकलता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैरोलाइट, CrYO कैरोलाइट,
ठीक है ना, एंड सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल जो है आर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस देन फ्यूज्ड इनटू क्लोराइड एंड एमोनियम, ठीक है ना, इज प्रोड्यूस्ड। सो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो गया है, माइकल फैराडे वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो माइकल फैराडे है हमारे, ठीक है, अब क्वांटिटेटिव क्या है, काउंटेबल ना, क्वांटिटी जो वेटेज होती है, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग बताने जा रहे हैं। हमारे नाम थे माइकल फैराडे, ठीक है, वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, उन्होंने डिस्क्राइब किया था क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को, ठीक है। नाउ फैराडे लॉ, ये माइकल फैराडे के नाम पे ही है फैराडे लॉ, ठीक है। आजकल हम लोग फैराडेज लॉ ऑल्सो फ्लो फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन डिस्कस अर्लियर, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था अर्लियर, ठीक है ना, ये उन्हीं के लॉ के बेस पे है, ठीक है ना। फैराडे लॉ आर ऑल्सो फ्लो फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन डिस्कस अर्लियर, जो है हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, ये उन्हीं के लॉ के बेस के ऊपर। तो चलो उनके लॉज पढ़ते हैं, उनके दो लॉज हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोला है इसने, आफ्टर द एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, जब उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा ब्रीफ, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सोल्यूशन को एंड मेल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेल्ट करके भी उन्होंने काम किया, तो फैराडे ने पब्लिश किया है उसका रिजल्ट 1833 से 34 के दौरान इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वे नोन एज फैराडेज टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना, फैराडे टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ आ गया आपका द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये जो अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन है विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड, फर्स्ट लॉ कहता है द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during the electrolysis by a current is proportional, क्या बोला, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये जो केमिकल रिएक्शन का अमाउंट निकलता है, ठीक है ना, जो अकर होता है एट एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड पे जो अकर होता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, जब हम लोग करंट देते हैं, वो किसके प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, क्वांटिटी आ गई ना, क्वांटिटेटिव मेजर दे रहे हैं ना हम लोग, तो वो किसके प्रोपोर्शन होता है, टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास, कितनी क्वांटिटी में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी के प्रोपोर्शन में होता है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे काम उतना ही तेज़ होगा, जितनी एनर्जी देंगे काम उतना ही अच्छे से होगा ना, उतना ही तेज़ होगा। पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में हम लोग कितनी क्वांटिटी में करंट हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट जो उसका सोल्यूशन है वो कितनी अच्छे से मेल्ट हो रहा है या कितने अच्छे से काम कर रहा है, ये उसी हिसाब से हम लोगों को प्रोपोर्शनेट केमिकल रिएक्शन और उसके इलेक्ट्रोलाइट हमें मिलते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है, मतलब जितना काम करेंगे उतनी हमें वो मिलेगा, एनर्जी वो मिलेगा, जो भी फल उतना ही अच्छा मिलेगा हमें। सेकंड लॉ क्या बोलता है, फिर से रेडी आ गई, सेकेंड लॉ बोलता है द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस, ये जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस लिबरेट हो रहे हैं ना बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस लिबरेट हुए बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स, ठीक है ना। ये जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस लिबरेट हो रहे हैं ना बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऊपर बोला ना इसने कि इलेक्ट्रिसिटी जितनी पास कराएंगे उतना ही हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में उतनी ही अच्छे से काम चलेगा, प्रोपोर्शनेट है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, हमें केमिकल रिएक्शन अकर वैसी ही उतनी अच्छे से अकर हो जाएगी केमिकल रिएक्शन। तो यही बोला उसने, ये जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लिबरेट हो रहे हैं सेम क्वांटिटी जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ये प्रोपोर्शनल होती है किसके, केमिकल इक्विवेलेंट वेटेज के, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट के बराबर होती है, जो कि होता है उसको कैसे बोलेंगे, एटॉमिक मास ऑफ मेटल, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ मेटल, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर 1 है तो मास कितना है 2 हो गया ना उसका, इस तरह से ऑक्सीजन का 16 है, इस तरह से कुछ चीज़ों का आपको याद रखना चाहिए। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कितनी वेटेज है, एटॉमिक मास जितना है, एटॉमिक मास जितना भी है ऑफ मेटल, ठीक है, डिवाइड बाय किसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड,
टू रिड्यूस द केटाइन, CATION, ठीक है, केटाइन, ये उसके बराबर है क्या, केमिकल इक्विवेलेंट वेट, CHEMICA, केमिकल EQUIVALENT वेट, WIGHTS वेट्स, ठीक है, ये उसके बराबर है। ओके, सो दो लॉज आ गए, ठीक है। पहला लॉ उसने बोला कि वेटेज प्रोपोर्शनेट के बारे में बात करी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे हमारी केमिकल रिएक्शन उतने ही अच्छे से रन करेगी। एंड दूसरा, ये जो रन करके हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स निकले ना, इलेक्ट्रोलाइट में जो काम हुआ ना हमारा, वो किसके बराबर है, वो है एटॉमिक वेटेज ऑफ मेटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द केटाइन, ठीक है। So there were no constant current. There were no constant current source available during the Faraday times. जब फैराडे का टाइम था ना 1833 से लेके 34 तक, तो यहाँ पे कोई करंट अवेलेबल नहीं थी, ठीक है ना। तो नो कांस्टेंट करंट सोर्स अवेलेबल ड्यूरिंग द फैराडेज टाइम, उनके टाइम पे, फैराडे के टाइम पे, माइकल फैराडे के टाइम पे। तो जर्नल प्रैक्टिस जो है वो पुट कैसे होती थी, ये जो जर्नल प्रैक्टिस है वो किस तरह से करते थे, वो कोलूमीटर, COULO, कोलूमीटर के द्वारा, कोई होगा ये, है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये उस टाइम पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, है ना। ये बातें सुन के पढ़ के इतना मज़ा आता है ना कि उस टाइम पे कैसे होता होगा, कैसे उन्होंने काम चलाया होगा। तो द जर्नल प्रैक्टिस वॉज टू पुट अ कोलोमीटर ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थे फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। ये जो किस लिए डिटरमाइन करने के लिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है फ्रॉम द अमाउंट ऑफ मेटल, जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, एक सेकेंड, यहाँ से है ना, यहाँ से ब्रैकेट से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, ठीक है। तो ये कोलोमीटर यूज़ किस लिए करते थे, डिटरमाइन करने के लिए कि क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द मेटल, कितने अमाउंट ऑफ मेटल से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है, उसको जानने के लिए। जनरली सिल्वर या फिर कॉपर, है ना, जहाँ तो Ag या तो Cu को साफ करने के लिए काम आता था। डिपॉजिटेड या फिर कंज्यूम, कितना डिपॉजिट हुआ, है ना, कितना डिपॉजिट हुआ और कितना यहाँ से कंज्यूम होना शुरू हो गया, यहाँ से रोट होना शुरू हो गया, है ना, रोट होना शुरू हो गया। हाउएवर कोलोमीटर जो था, कोलोमीटर आर नाउ ऑब्सोल्यूट, OBSOLET, ऑब्सलाइट, एंड वी नाउ हैव कांस्टेंट करंट, ठीक है। आजकल तो मिलेगा नहीं ऑब्सलाइट, मतलब आजकल तो मिलेगा नहीं ना ये ज़माने में, आज कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग। तो वी नाउ हैव कांस्टेंट करंट, आजकल हम लोग के पास कांस्टेंट करंट रहती है। I सोर्स अवेलेबल एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कितनी होती है, Q के बराबर, ठीक है ना। तो पास्ट इज गिवन, तो हमारे पास आ गया, जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या है, करंट इनटू टाइम, कितने टाइम तक कितनी करंट पास हुई है, ठीक है, करंट इनटू टाइम। तो Q इज द कूलम, Q इज इन कूलम, करंट जो है वो कूलम में वो करेंगे, कूलम, करंट का चार्ज कितना होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है ना, कूलम होता है ना। तो I का क्या होता है, एम्पेयर होता है, और टाइम का होता है सेकंड्स, ठीक है ना, कितनी एम्पेयर करंट कितने सेकंड्स में बही, फ्लो हुई, है ना। सो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और जो चार्ज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्टाइकोमेट्री के ऊपर, किसके ऊपर, स्टाइकोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, यहाँ पे स्टाइकोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्शन चली, अगेन यहाँ पे Ag को क्या चाहिए, एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तब जब इसको मिल गया, डिपॉजिट हो गया, तो वो सॉलिड हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, एक ही मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होता था फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ आयन के लिए, है ना, रिड्यूस करना है 1 मोल ऑफ आयन को रिड्यूस करने के लिए एक ही मोल करंट की जरूरत पड़ी थी। तो वी नो दैट द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, हमको पता है जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आपने याद किया होगा ना, ये टर्म 1.6021 होता है, इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो इंटू है, इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या है, इज इक्वल टू क्या है, Na इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू क्या, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.6021 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और कूलम कितना है, C इज इक्वल टू कितना है, C इज इक्वल टू कितना है, C इज इक्वल टू है 6.02 इंटू, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, इंटू का साइन इन्होंने लिखा नहीं है, इंटू 10⁻⁻23
6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर +23 मोल पर मोल, ठीक है, पर मोल, जो कि इक्वल हो जाता है, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखा, ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, इन्होंने काट दिया होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा इसमें, इंटू इसके बराबर हो जाएगा 1.6021 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। तो यहाँ पे टोटल मिला के इन्होंने ये आंसर निकाला है इन्होंने, ठीक है तो है मेरे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, इजिकल टू नहीं था, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, ठीक है, इज इक्वल टू एन ए इंटू 1 हाँ ठीक है, यहाँ पे इंटू का साइन आना और यहाँ पे भी इंटू का साइन आना है और यहाँ पे भी इंटू का साइन आना है और यहाँ पे भी, ठीक है, इन सबको मिला के हमें ये मिला। सो द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो निकली इज़ कॉल्ड फैराडे, जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये जो निकली ना, C इज इक्वल टू 96487 कूलम पर मोल, ठीक है ना, कूलम पर मोल जो निकली वो है, उसको हम लोग फैराडे बोलेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल F, ठीक है ना, तो ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सिंबल F के द्वारा, ठीक है। तो फॉर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन वी यूज़ 1 फैराडे जो है इज़ कॉन्ग्रुएंट टू किसके 96500 कूलम पर मोल, ठीक है, 1 फैराडे जो है वो इज़ इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल, ठीक है। तो Mg2 पॉजिटिव लिक्विड जो है वो ये लिक्विड है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें में डालेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा Mg फॉर इलेक्ट्रोड रिएक्शन। और एल्युमिनियम के अंदर कितने चाहिए होते हैं 3 Al 3 पॉजिटिव लिक्विड प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे सॉलिड बन के ये एल्युमिनियम पे डिपॉजिट हो जाएगा सॉलिड करके, ठीक है। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट 1 मोल ऑफ क्या 1 मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव जो होता है रिक्वायर करते हैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 फैराडे एंड 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें एल्युमिनियम में 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। 1 मोल इज इक्वल टू 1 फैराडे, 2 फैराडे इज इक्वल टू 2 moles and 3 moles is equal to 3 Faraday respectively. The charge passed through the electrolytic cell during the electrolysis is equal to the product of current, मतलब जितनी करंट पास करेंगे उतना ही हमारा प्रोडक्ट, उतनी ही चार्जेस हमें रिलीज करेगा वो। द चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस किसके बराबर है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्या करंट इन एम्पियर्स एंड टाइम, ठीक है ना, Q इज इक्वल टू I इंटू T, ठीक है ना। सो इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेटल, जब हम लोग मेटल को प्रोड्यूस करते हैं कमर्शियली तो करंट आर हायर देन, मतलब जो करंट होती है हम लोग इतनी 5000 एम्पियर्स आर यूज, दैट अमाउंट ऑफ कितना 0.518 फैराडे पर सेकेंड के हिसाब से हम लोग इतनी करंट देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अ सोल्यूशन ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसे इलेक्ट्रोलाइज करेगा 10 मिनट तक, ठीक है ना। वैन द करंट इज़ कितनी है 1.5 एम्पियर, तो मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिट कितनी हो जाएगी, तो टाइम है हमारे पास 10 मिनट इंटू 10 इंटू 60 सेकेंड्स चेक करने हैं ना, 10 मिनट इंटू 60 सेकेंड कितने हो गए 600 सेकेंड्स, तो ये आ गया आपका टाइम इतना आ गया, चार्ज आ गया हमारा इतना आ गया, ठीक है ना, चार्ज आ गया हमारा करंट इंटू टाइम। तो करंट कितनी है हमारे पास 1.5 इंटू 600 सेकेंड्स जो होगी 900 कूलम, तो 900 कूलम के हिसाब से कॉपर हमारे पास पता है हमें Cu2 पॉजिटिव होता है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इज इक्वल टू Cu सॉलिड हो गया। तो वी रिक्वायर हम लोगों को क्या चाहिए 2 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फैराडे चाहिए, 2 फैराडे मतलब 2 इंटू वैल्यू कूलम की याद रखेंगे 96487 याद कर लो 96487 कूलम इतनी चाहिए हमको, ठीक है 2 फैराडे के लिए। तो वो डिपॉजिट हो जाएगी हमारी 1 मोल, या फिर ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 मोल इज इक्वल टू 63 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है ना। तो फॉर 900 कूलम के लिए, ठीक है 900 कूलम के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये है ना 900 कूलम, एक कूलम के लिए निकाल दी, 900 कूलम के लिए हम लोग क्या करेंगे 63 ग्राम ऑफ कॉपर निकाला ना, तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट कितने हैं 63 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई 900, ठीक है, पर मोल मल्टीप्लाई 900, ठीक है ना, डिवाइड बाय क्या था 2
इंटू 9 6, पीछे किया था ना हम लोगों ने, फॉर्मूला किया ना, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, तो ये आ गया 2 है, यहाँ पे 2 चाहिए ना, 2 फैराडे, तो ये आ गया 2 इंटू ये वाली वैल्यू ये नीचे आ जाएगी 2 इंटू 96487 कूलम। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0.2938 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है ना। ये डिपॉजिट हो जाएगा, इतना चार्ज जो है वो डिपॉजिट होगा, इतना जो है वो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ आई होगी, है ना। इतना भी बुरा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा है क्वेश्चन, है ना, इतना भी बुरा नहीं था। एक बारी प्रैक्टिस करो, और ऐसे क्वेश्चन आगे भी आपको उसमें मिलेंगे, आपको बुक में मिलेंगे पीछे एक्सरसाइज में, तो ट्राई टू सॉल्व दैट। अब है इसी के साथ वाला टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस छोटा सा टॉपिक है, ख़त्म करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो आज ही ख़त्म कर देंगे हम लोग, कल हम लोग करेंगे बैटरीज। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन द किसके ऊपर? मटेरियल के ऊपर डिपेंड होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है ना। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग यूज, ठीक है ना। क्या टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड हो रहे हैं, मतलब कौन से टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बैटरी है ना, ये आ गया ना इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। करंट दी किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल के ऊपर, है ना। कैसा मटेरियल यूज़ किया हुआ है। पल यहीं गंदा है तो नेचुरल सी बात है टाइम लेगा, अगर थोड़ा सा बेटर है तो थोड़ा कम टाइम लेगा, ठीक है ना। क्वांटिटी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग यूज, जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है वो यूज़ होते हैं। इफ़ द इलेक्ट्रोड इज़ इनर्ट, अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट है, इनर्ट मतलब जो अकेला रहता है ज़्यादातर, ठीक है ना, जैसे प्लैटिनम और गोल्ड हो गया, सो इट डज़ नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये दोनों जो है ना ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इनर्ट होते हैं जो अकेले रहते हैं, नेचर में अकेले प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या ज़रूरत है प्लैटिनम और गोल्ड टाइप की, ये रिएक्ट ही नहीं करते किसी के साथ भी, तो ये मस्त रहते हैं, ठीक है। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना। एक्ट ओनली एज अ सोर्स ऑफ सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे क्या करेंगे? ये सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह ही काम करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन सिंक कर जाएंगे, नीचे को बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, है ना। ये पूरा कंटेनर है तो यहाँ पे जो डिपॉजिट नहीं होंगे ये सिंक कर जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये नट होते हैं, इनको ज़रूरत ही नहीं है किसी के साथ काम नहीं करते। डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन एंड एक्ट एज अ सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑन द अदर हैंड द इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव, इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है, इट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है, मतलब इलेक्ट्रोड किस चीज़ का हो सकता है? सिल्वर और कॉपर की लेते हैं हम लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रोड, है ना। तो वो क्या करेंगे, मतलब मान के चलो ना इस कॉपर में थोड़ी सी प्लैटिनम और गोल्ड पड़ा हुआ था, तो वो सिंक कर जाएंगे, नीचे बढ़ जाएंगे। बाकी जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो दूसरे पे डिपॉजिट हो जाएंगे। इट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड दस द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मे बी डिफर फॉर द रिएक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। तो जो रिएक्टिव मटेरियल हैं और जो इनर्ट वाले हैं उनके लिए ये रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड्स, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीशीज़ के ऊपर। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ले रहा है, ठीक है ना, प्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है ना। SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। मोरएवर सम ऑफ द इलेक्ट्रोड केमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं ऑल्दो फीजिबल होते हैं, FEASIBLE फिजिबल हो गए, फिजिबल हो गए मतलब ईजी टू वर्क एंड शो स्लो काइनेटिक्स होती हैं उनकी, काइनेटिकली स्लो होते हैं देन अ लोअर वोल्टेज एंड दीज डू नॉट सीम टू टेक्स प्लेस। ये जो है हमें दिखते नहीं है काम करते टाइम पे, ठीक है। दिस डू नॉट टेक्स प्लेस, सीम्स टू टेक्स प्लेस एंड एक्स्ट्रा पोटेंशियल कॉल्ड ओवर पोटेंशियल, ठीक है ना, हैज़ टू बी अप्लाई। तो क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा पोटेंशियल या फिर ओवर पोटेंशियल हैज़ टू बी अप्लाई करनी पड़ती है, विच मेक सच अ प्रोसेस मोर डिफिकल्ट टू अकर, ठीक है ना। इससे क्या हो जाता है? सच प्रोसेस जो होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है अकर करते टाइम पे, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हो गई इफ़ वी यूज़ मोल्टन NaCl, ठीक है, अगर हम लोग पिघली हुई मोल्टन NaCl यूज़ करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मोल्टन मतलब पिघली हुई लावा टाइप की NaCl यूज़ करेंगे,
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर सोडियम मेटल, ठीक है ना। तो वो क्या निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम मेटल निकलेगा, एंड क्लोरीन जो है वो गैस की फॉर्म में है, C2 गैस की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, गैस। सो हेयर वी हैव ओनली वन केटाइन, सो उसमें सिर्फ वन केटाइन होगा, Na पॉजिटिव होता है, विच इज़ रिड्यूस एट कैथोड, जो कि हमें रिड्यूस करेगा एट कैथोड पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिएक्शन आएगी Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गिव्स Na, ठीक है ना। रिड्यूस टू कैथोड पे रिड्यूस करते हैं ना, नोड से गेन करते हैं, एंड 1 एनाइन Cl नेगेटिव विच इज़ ऑक्सीडाइज एट कैथोड, है ना। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी 1/2 Cl2 हाफ हो जाएगी प्लस इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव। सो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाएगा, ऑफ ये एक्वा सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, द प्रोडक्ट कौन से वाले, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 एंड H2 गैस, ये दोनों ही गैस की फॉर्म में इन दिस केस बिसाइड Na पॉजिटिव एंड ये जो Cl नेगेटिव जो है आयन है, वी ऑल्सो हैव पानी, है ना, पानी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, है ना। ये एसिड का, ये बेस का आयन, ऑल्सो अलॉन्ग विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम H2O, ये भी मिलने के आसार रहते हैं हम लोगों को। सो एट कैथोड क्या हो गया, एट कैथोड क्या होगा, देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शन, कॉम्पिटिशन रिडक्शन रिएक्शन में, जैसे कि हो गया Na पॉजिटिव एक्वस प्लस, क्योंकि जो पानी है वो पानी के अंदर, सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर बहुत अच्छे से घुल जाता है, तो यहाँ पे भी कंपटीशन चलना स्टार्ट हो गया है इसका। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन यूज़ किया, यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे सोडियम वो बन गया, सॉलिड बन गई, और H पॉजिटिव ने लिया इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन गई, हाफ, 1/2 गैस बन के उड़ना शुरू कर दिया इसने। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो कितना है, कितनी वोल्टेज ले रहा है, 0.00 वोल्ट, मतलब कुछ भी नहीं, और यहाँ पे ली इसने -2.71 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे आगे द रिएक्शन विद हायर वैल्यू, जो रिएक्शन है विद हायर वैल्यू E पॉजिटिव, ये तो माइनस में आई ना, तो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 माइनस है तो ज़्यादा ही है, तो ये हायर वैल्यू की जो वो है E पॉजिटिव, जो हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इस प्रेफर एंड देयरफॉर द रिएक्शन एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, हमारे पास ये आ गई H पॉजिटिव, यही वाली एक्वस वाली, प्लस E नेगेटिव गिव्स 1/2 H पॉजिटिव गैस, ठीक है ना। बट H पॉजिटिव एक्वस इज प्रोड्यूस बाय द डिसोसिएशन ऑफ H2O, ठीक है ना। तो H2O डिसोसिएट कर गया, तो हमारे पास मिल गया H2O लिक्विड, डिसोसिएट किया तो H पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, एक्वस आ गया। सो देयरफॉर द नेट रिएक्शन एट द कैथोड मे बी रिटन एज द सम, तो जो नेट रिएक्शन है एट द कैथोड मे बी रिटन एज द सम ऑफ, क्या आ जाएगी, 3.33 प्लस 3 एंड ये जो है ना, अरे ये वाली 3.33 और 3.34, ये दोनों, इन दोनों का सम आ जाएगी, ये इस वाला और इस वाली का सम आ जाएगी। तो क्या बनेगी, इन दोनों को प्लस करके हम लोग लिखेंगे H2O गिव्स प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स 1/2 H2 गैस प्लस OH नेगेटिव, ठीक है ना, ये आ गई। सो एट द एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, तो क्लोरीन आयन है, जो हमारे क्लोरीन आयन है, क्लोरीन Cl नेगेटिव एक्वस है, गिव्स 1/2 Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एंड यहाँ पे H2O 2 टाइम्स गिव्स O2 गैस प्लस 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो E सेल इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी, क्लोरीन वाला जो है 1.36 वोल्ट यूज़ कर रहा है, और जो पानी वाला है वो कर रहा है 0.23 वोल्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। द रिएक्शन एट एनोड विद लोअर वैल्यू, जो रिएक्शन है विद एनोड, लोअर वैल्यू कौन सी, पानी वाली लोअर वैल्यू है ना, ऊपर पानी वाली ज़्यादा वैल्यू थी ना 0.0, वो इसको प्रेफर करेंगे लो वैल्यू वाले को, एंड देयरफॉर वाटर शुड बी ऑक्सीडाइज इन प्रेफरेंस ऑफ द Cl नेगेटिव, ठीक है ना। तो वाटर को ऑक्सीडाइज करेंगे, प्रेफर करेंगे ओवर द Cl नेगेटिव। हाउएवर ऑन अकाउंट ऑफ द ओवर पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीजन रिएक्शन, जब हम लोग ऑक्सीजन रिएक्शन हो रही है, ओवर पोटेंशियल इस प्रेफर करनी चाहिए, होगी यहाँ पे हाइड्रोजन वाली ज़्यादा प्रेफर करेंगे। दस द नेट रिएक्शन हमारे पास जो आएगी वो ये आएगी NaCl, ठीक है, इसमें पानी में डाली, घोला, इसको एक्वस बन गया ना, ये घोला है इसको, एंड ये बन गया Na पॉजिटिव एक्वस
प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक है। सो कैथोड के ऊपर पानी वाली रिएक्शन लेंगे, एनोड के ऊपर जो है वो Cl वाली रिएक्शन ले लेंगे और नेट रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी NaCl प्लस पानी, ठीक है ना। टोटल रिएक्शन होगी ना NaCl प्लस वाटर H2O लिक्विड गिव्स Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस एंड साथ में निकली 1/2 H2 गैस निकली प्लस 1/2 क्लोरीन गैस भी निकल गई, ठीक है ना। सब कुछ निकल गया। तो ओवर इन ऑल हमारे पास नेट रिजल्ट ये आया। इट्स ईजी, अगर आपको नेट रिजल्ट पता है तो आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा कर ही लोगे, ठीक है ना, है कि नहीं। सो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो गिवन बाय द नर्नेस इक्वेशन। ये नर्नेस इक्वेशन के द्वारा जो नर्नेस इक्वेशन पीछे पड़ी थी ना, ये उसी के जैसी है। टू टेक इनटू अकाउंट ऑफ द कंसंट्रेशन इफेक्ट एंड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं द फॉलोइंग प्रोसेस आर पॉसिबल एट द एनोड। तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, यहाँ पे पानी हो गया H2O 2 टाइम्स लिक्विड है तो गिव्स ऑक्सीजन अलग हो गया गैस के तौर पे, 4 टाइम H पॉजिटिव एक्वस अलग हो गया प्लस 4 टाइम इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ पे जो सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो उसकी वैल्यू है 1.23 वोल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सेपरेट हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है 2 टाइम SO4 2 नेगेटिव एक्वस गिव्स S2O8 2 नेगेटिव एक्वस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो E नेगेटिव सेल 1.96 वोल्ट हो गया, ठीक है ना, 1.96 वोल्ट। तो फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन ये वाली ऊपर वाली और नीचे वाली, ये जो हाइड्रोजन वाली रिएक्शन लिखी है ये दोनों प्रेफर करेंगे, बट एट हायर कंसंट्रेशन रिएक्शन ये वाली, हायर कंसंट्रेशन के लिए ये वाली रिएक्शन प्रेफर करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन के लिए ये वाली रिएक्शन, ऊपर वाली रिएक्शन ये वाली हम लोग यूज़ करेंगे। सो फाइनली हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हो गया और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म हो गया। अब बैटरीज का रहता है, बैटरी सेकेंडरी प्राइमरी बैटरी क्या होती है, फ्यूल और कोरोजन क्या होती है, ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ी हुई है, तो ये मैं कल आपको पढ़ा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही है। इंटेक्स क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये तो आप कर ही लोगे, है ना, मिल ही जाएंगे आपको कहीं ना कहीं से। नहीं मिलेंगे तो मुझे बता देना, कोई बात नहीं, मैं बता दूँगी आपको, ठीक है ना। मैंने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो मेरी पिछली वीडियोस को भी प्रेफर करो, गो थ्रू करो, वो बहुत अच्छी वीडियोस हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है ना। ओके, तो चलती हूँ, फिर मिलते हैं दोबारा। सी यू, टाटा, सायोनारा। मेरा फनजिला आर्ट्स के ब्लॉग्स देखते हो ना, नहीं देखते, बड़ा मज़ा आता है, ट्यूशन ब्लॉग्स बनाती हूँ मैं और कभी कभी अपनी वीडियोस भी दे देती हूँ। तो फनजिला आर्ट्स है दूसरा चैनल मेरा, फनजिला आर्ट्स, ठीक है, ये मेरा दूसरा चैनल, तो इसको फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, है ना, पेंटिंग वेंटिंग भी करती हूँ कभी कभार। सो चलो फिर मिलते हैं दोबारा। सी यू, टाटा, सायोनारा। कल करती हूँ उसको ख़त्म, ठीक है ना। बाय, पढ़ो, मस्त रहो। एंड मैं NCERT की बुक जब तक ख़त्म नहीं करूँगी तब तक मैं दूसरे नोट्स कैसे लेकर आऊँ, है ना। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।